कांग्रेस के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा, राहुल गांधी को दिखाई उनकी औकात। कांग्रेस ने उमर खालिद को दिलाई सजा, मुस्लिम वोट पर अब ओवैसी का कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ओवैसी का खौफ इस वक्त सेकुलर पार्टियों में साफ साफ नजर आ रहा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई है, उसने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित आरजेडी को हत्थे से उखाड़ फेंका है। मुसलमानों के वोटों पर अपना सबसे पहला दावा करने वाली कांग्रेस अब ओवैसी की रडार पर है। इसी कड़ी में ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के दर्द को और बढ़ा रहा है। वहीं ओवैसी भी राहुल गांधी की आंखों में खटक रहे हैं। अब ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया। उन्होंने दिल्ली दंगा 2020 के आरोप में जेल में बंद शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया। ओवैसी ने कहा कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद कांग्रेस की वजह से जेल में बंद है। ओवैसी ने यह भी कहा कि उसने UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधानों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये कानून कांग्रेस के शासनकाल में ही बनाया गया था। UAPA कानून में किए गए बदलाव के कारण ही आज शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लड़के जमानत नहीं ले पा रहे हैं। और क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, पहले उनका ये बयान देखते हैं। मैं यहां पर खड़े होकर अपनी बड़ाई को बयान करना नहीं चाहता हूं। जब UPA की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, जनाब चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री या वजीर दाखिला थे। उस वक्त उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम किया और उसमें एक डेफिनेशन लगाया था कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी। 2008 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 2007 या 8 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं कि काइंडली सी द सेक्शन 50A ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट. It says A by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? और इसी बुनियाद पर सेक्शन 50A का जो प्रिंसिपल एक्ट चिदम्बरम ने कराए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी रूलिंग पार्टी में। मैंने पूछा था कि बाय एनी अदर मीन्स ऑफ व्हाट एवर नेचर का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर बाय एनी अदर मीन्स को इस्तेमाल करके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं। तो ओवैसी के इस बयान से कांग्रेस के अंदर हाहाकार मच गया है और ओवैसी का ये बयान साफ करता है कि अब कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बयान दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने UAPA के पहले ही सख्त प्रावधानों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। जब P चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस कानून में संशोधन पेश किए थे, जिसके नतीजे कई साल बाद खालिद और इमाम सहित विचाराधीन कैदियों के लंबे समय तक जेल में उन्हें रहना पड़ रहा है। यानी AIMIM चीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने जमानत क्यों नहीं दी। UAPA सरकार के दौरान गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसमें आतंकवाद क्या है इसकी परिभाषा शामिल की गई थी। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण को याद किया जब उन्होंने UAPA के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया था।
उन्होंने रैली के दौरान बाकायदा अपने फोन में उस बयान का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मैं 2007 या 8 की बात कर रहा हूं। मैंने संसद में कहा था, कृपया मूल अधिनियम की धारा 15A देखें, जो कहती है कि किसी भी अन्य माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, जिससे नुकसान हो या होने की संभावना हो, ये एक व्यक्तिपरक बात है और कल अरुंधति रॉय को उनके लिखने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एक व्यक्तिपरक है और इसे कौन परिभाषित करता है। ओवैसी ने कहा कि खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार करने का आधार वही था जो उन्होंने अपने लोकसभा के भाषण में बताया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने किसी भी दूसरे तरीके वाला जो भी कानून बनाया था, जिसका आधार इस्तेमाल करके और जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, वही हो रहा है। ओवैसी ने संसद में दिए अपने पुराने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने तभी चेतावनी दी थी कि धारा 43D के तहत बिना चार्जशीट के 180 दिनों की हिरासत का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने आजादी के बाद से इतनी लंबी जेल नहीं काटी जितनी ये दोनों युवा बिना ट्रायल के काट रहे हैं। उमर खालिद का जिक्र करके ओवैसी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बड़ा दांव चल दिया है, जिससे कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में और खराब होने वाली है। जो मुस्लिम अब तक कांग्रेस को वोट देते रहे, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि क्या वाकई कांग्रेस मुस्लिम के साथ है या मुस्लिम के खिलाफ। ओवैसी के उमर खालिद वाले बयान का बीएमसी चुनावों में भी बड़ा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस पहले ही बीएमसी चुनावों में जीतने की स्थिति में नहीं थी। अब मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक सकता है या पूरी तरह से उससे अलग हो सकता है। 5 जनवरी 2026 को ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो दिल्ली दंगों की साजिश में केंद्रीय भूमिका में थे। हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में 5 दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को नहीं दी गई। और अब ओवैसी ने जिस तरह से शर्जिल इमाम और उमर खालिद का ये मामला महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में उठाया है, उससे साफ है कि एक बड़ी रणनीति के तहत ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह से 5 सीटें जीती हैं और मुस्लिम इलाकों में उनका जो दबदबा देखने को मिला है, उससे जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो हिल कर रह गई हैं, या कहें कि इनकी जमीन अब ओवैसी ने खिसका ली है। मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर ओवैसी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिस पर अब मुसलमान भी भरोसा जता रहे हैं। तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो हैदराबाद में भी उन्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं है मुस्लिम वोट के लिए, और जहां पर 50 से ज्यादा फीसदी मुसलमानों की होती है और ओवैसी जिस तरह की रणनीति के तहत वहां चुनाव लड़ते हैं, उससे साफ हो जाता है कि ओवैसी का डंका अब बज रहा है। और इसको लेकर ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितनी भी विपक्षी तमाम पार्टियां हैं जो सत्ता के लिए ललायित हैं, वो अक्सर ओवैसी पर ही बीजेपी का बी टीम होने का ठप्पा लगाती हैं। जबकि तेलंगाना में खुद कांग्रेस ओवैसी के साथ मंच शेयर करती नजर आई और ओवैसी के साथ हैदराबाद में कांग्रेस ने पूरी तरह से वॉकओवर दे दिया था, और कहे कि जहां तेलंगाना चुनाव में ओवैसी और कांग्रेस साथ साथ थे, तो वहीं अब कांग्रेस ओवैसी पर ही बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र हो या फिर इससे पहले हुए चुनावों में जिस तरह से ओवैसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उससे कांग्रेस में सबसे ज्यादा खलबली है। लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में ओवैसी ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम का जिक्र कर कर एक तरह से एक इमोशनल कार्ड खेला है और मुसलमानों के साथ अपना सीधा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है, जो एक रणनीति है और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल सकती है। कांग्रेस और उमर खालिद का क्या है रिश्ता? साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक नारा गूंजा था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों के नाम शामिल थे। आज कन्हैया कुमार कांग्रेस की कोर कमेटी का हिस्सा हैं और अब उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी बनाया जा चुका है। दूसरी तरफ उमर खालिद 2020 की शुरुआत में दिल्ली में हुए दंगों में सलाखों के पीछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी है। इसलिए कहा जाता है कि समय काफी बलवान होता है। आज कन्हैया कुमार बेगूसराय और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। तो उमर खालिद अगले 1 साल तक जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते
उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों जेएनयू में सहपाठी थे और जेएनयू में जो नारे लगे थे उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में दोनों के नाम थे। आज कन्हैया कुमार अपने सहपाठी के लिए कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं कि इसके पीछे कन्हैया की कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी। उमर खालिद के पक्ष में बोलने से ज्यादा वो अपने राजनीतिक हितों को महत्वपूर्ण मानते हैं। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हैं। केरल के साथ पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस केरल विधानसभा चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता सचिन पायलट और कर्नाटक के मंत्री केसी जॉर्ज, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब बात करते हैं केरल की डेमोग्राफी की, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि आखिर कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक क्यों नियुक्त किया गया है। दरअसल केरल में 1,82,00,000 हिंदू और 88,70,000 मुसलमान यानी 61.4 लाख ईसाई हैं। इसका मतलब यह है कि वहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है और इसी आबादी को साधने के लिए सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुसलमानों के साधने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी तो ईसाइयों को लुभाने के लिए केसी जॉर्ज की नियुक्ति गई है। कन्हैया कुमार की नियुक्ति के पीछे वहां की युवा आबादी को भी साथ मिलाने की रणनीति हो सकती है। कन्हैया कुमार जेएनयू में वाम दलों के स्टूडेंट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे और इसी नाते वो चर्चा में भी आए थे। वामपंथी प्रत्याशी के रूप में वो बिहार के बेगूसराय से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। केरल में पिछली बार वाम दलों की सरकार रिपीट हुई थी और इसलिए पुराने वामपंथी कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है। इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि केरल की सत्ता में वो लौट सकती है। निकाय चुनावों में भी कांग्रेस का डंका बचा। इस लिहाज से कांग्रेस केरल में वापसी को लेकर यहां पर अपने लिए संभावनाएं देख रही है, इसलिए कन्हैया कुमार पर भी दांव लगा है। लेकिन जिस तरह से उमर खालिद के पिता का बयान आया और उमर खालिद के पिता ने कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है, उससे यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। यानी कुल मिलाकर ओवैसी और कांग्रेस के बीच अब सीधा सीधा 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यानी ओवैसी ने मन बना लिया है, रणनीति बना ली है, प्लान बन चुका है कि अब सीधे सीधे कांग्रेस को चुनौती देनी है। यानी कांग्रेस जिन मुस्लिम वोटों के लिए दम भरती है उसे वहां वहां पटकनी देने के लिए भाईजान ने अपनी कमर कस ली है और एक पूरी कोर टीम का भी ऐलान कर दिया है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से उमर खालिद और शरजील इमाम के बयान पर उन्होंने इतना बड़ा जो सनसनीखेज बयान दिया और जिक्र किया, संसद में भी जो उन्होंने यूएपीए को लेकर अपना बयान दिया था उसका जिक्र किया, बाकायदा वो मोबाइल दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने क्या क्या कहा था, जिससे कांग्रेस की परेशानियां आने वाले चुनावी राज्यों में और बढ़ सकती है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण का अब तक कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है और जिस मुस्लिम वोट को कांग्रेस अपना दावा करती आई है वो अब पूरी तरह से उससे छिटक भी सकता है। बिहार में तो सिर्फ एक ट्रेलर देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि बाकी के 4 राज्यों और महाराष्ट्र खासतौर से निकाय चुनावों में ओवैसी क्या कमाल करते हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को अभी और ज्यादा पतन या कहें कि उसका ग्राफ नीचे जाने वाला है। एक एक करके जो अब तक का उसका वोट बैंक था वो उससे पूरी तरह से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी सेंधमारी ओवैसी लगा रहे हैं। ओवैसी ने जिस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है उससे साफ है कि अब एक बड़ा मुस्लिम तबका कांग्रेस को झटका दे सकता है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।